स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न अबाउट रीनल फेलियर इन चिल्ड्रन। मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनमें रीनल फेलियर देखेंगे हम कि उनकी किडनी कैसे काम नहीं करती, कैसे फेल हो जाती है और क्यों हो जाती है, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उसके इलाज क्या होता है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम, कॉजेज, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है रीनल फेलियर वाली, ये बड़े लोगों में भी होती है और बच्चे लोगों में भी होती है। ठीक है। बस थोड़ा सा कुछ कॉजेज जो होते हैं ना, कारण, उसमें थोड़ा चेंजेज हो जाता है। अदरवाइज तो किडनी फेल जो होती है दोनों की ही उसमें काम करना बंद कर देती, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। ओके। तो आज इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, जो बच्चे देख रहे हैं उनके थ्योरी के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, जिससे कि वो अपनी स्टडी कर सकें और आराम से उसको लर्न कर पाएँ कि ये होता क्या है। और ये जो अभी जो इसमें पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। ठीक है। ताकि वो क्या कर सकें, अपने बच्चों को जो है इससे दूर रख सकें, इस तरीके की बीमारियों से, ताकि वो इससे बचाव कर पाएँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ रीनल फेलियर इन चिल्ड्रन। रीनल फेलियर चिल्ड्रन में क्या होता है। अब देखिए, बच्चे जो आप लोगों के डिमांड पे, यानी कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स दें, तो मैंने इंग्लिश में दी दिया और उसी को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। हालांकि हिंदी और थोड़ी और ज़्यादा टफ है, पर कोई बात नहीं, आप इसी से अभी देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये वाला देखिएगा जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। ये वाला आप बाद में देख सकते हैं, अगर आपको ये समझ में ना आए तो इससे दोनों से मिक्स होके बाद में आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है। तो जो रीनल फेलियर होती है किडनी की, वो हम देखेंगे कि वो किडनी का रीनल फेलियर, यानी कि किडनी का रीनल फेलियर नहीं, सॉरी, रीनल का मतलब ही किडनी से रिलेटेड होता है, कि जो भी रीनल फंक्शन बोलते हैं ना, तो किडनी ही रीनल है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो द किडनी नॉर्मली रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द चाइल्ड्स बॉडी। तो किडनी का जो काम होता है मेनली क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है और जो वेस्टेज होता है हमारे बॉडी में, उसको बाहर करना होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। यहाँ पे हम बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो जो किडनी का नॉर्मली काम होता है, जो वेस्टेज होता है हमारे बॉडी से, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, बच्चों के लिए हार्मफुल होता है, उसको बाहर करना। और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, मतलब हमारे बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड ना हो, तो उससे भी बचाना, तो उसको क्या करना, यूरिन के फॉर्म में बाहर कर देना, यूरिन का बनाना, यही किडनी का काम होता है। तो जब क्या होता है कि द किडनी डजन डोंट डू देयर जॉब, जब किडनी अपना काम नहीं कर पाती, यानी कि उसका काम क्या होता है, फिल्टर करना, यूरिन बनाना, ब्लड को फिल्टर करना, जब वो वाला काम नहीं कर पाती, तो जो वेस्टेज होते हैं, जिसको कि यूरिन के फॉर्म में बाहर आ और यूरिन के साथ बाहर आते हैं, तो जो वेस्ट होते हैं और अदर सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं हमारे ब्लड में। यानी कि जो ब्लड होता है ना, उसमें ये वेस्टेज जमा हो जाते हैं, क्योंकि ये फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं, छन नहीं रहे हैं, तो ये ब्लड में ही रह जाते हैं। ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग रिमूव थ्रू द यूरिन, यानी कि यूरिन के रिमूव होने के ना होकर ये किस में जमा हो जा रहे हैं, बल्कि ब्लड में ही रह जाते हैं। ठीक है। रीनल फेलियर रेफर टू टेम्परेरी परमानेंट डैमेज टू द किडनी। तो जो रीनल फेलियर को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेरी और परमानेंट डैमेज हो जाती है किडनी, यानी कि टेम्परेरी तरीके से मतलब कि कुछ टाइम के लिए अपना काम उसका इरेगुलर हो जाता है, अल्टर हो जाता है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट डैमेज का मतलब है कि किडनी जो होती है वो अब रिकवर नहीं हो सकती है। दैट रिजल्ट लॉस ऑफ द नॉर्मल किडनी फंक्शन। तो परमानेंट का मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए डैमेज हो गई है, और टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए। तो उसमें क्या होगा कि जो किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं हो सकता है। ठीक है। उसका कारण, उसके वजह से। फिर है इसके टाइप क्या क्या होते हैं, किडनी फेलियर के कितने टाइप से होती है। तो किडनी जो फेलियर होती है, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। ये दो डिफरेंट टाइप्स की किडनी फेलियर होते हैं, जो कि होती है अक्यूट एंड क्रोनिक। तो अब हम देखते हैं अक्यूट रीनल फेलियर। तो अक्यूट रीनल फेलियर तब होता है, मतलब ये सडनली होता है, अचानक होता है। ठीक है। इट कैन बी कॉज बाई अ मेडिकल इलनेस। ये कोई भी बीमारी की वजह से हो सकता है, जैसे कि फिजिकली अगर उसको ज़्यादा फीवर हो गया, डिहाइड्रेट हो गई, या कोई उसको इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से किसी बच्चे को ये इन्फेक्शन कैच हो गया, तो अक्यूट, या बड़े को, तो अक्यूट रीनल फेलियर होगा। दैट अफेक्ट द एंटायर बॉडी, मतलब कोई ऐसी बीमारी जिससे उसकी बॉडी पूरी की पूरी क्या हो गई है, अफेक्टेड हो गई है, उसकी पूरी बॉडी में प्रभाव पड़ रहा है, तो किडनी में भी पड़ेगा ऑब्वियसली। या फिर किडनी में क्या हो गया, कोई इन्फेक्शन डायरेक्टली पहुंच गया है, या उसकी कोई चोट लग गई है, इंजरी हो गई है डायरेक्ट किडनी के पास या किडनी के आसपास, या तो उसको क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन ली है
जो कि किडनी को क्या कर रही है, हार्म पहुंचा रही है, क्योंकि वो उसको फिल्टर करेगा, ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा, तो वहाँ पे उसको हार्म हो जाएगा। तो ये भी एक कॉज होता है, ठीक है, अक्यूट रीनल फेलियर का, यानी कि कुछ टाइम के लिए। फिर वो रिकवर हो सकती है अगर उसको टाइम से रिकवर कर दिया जाए तो, वंस द कॉज इज ट्रीटेड। और ये जो कारण है इनको अगर ट्रीटेड मतलब टाइम से इसको ट्रीटमेंट मिल जाए तो किडनी यूजुअली हील, तो किडनी क्या हो जाती है, अक्सर ठीक हो जाती है। सम टाइम ब्लड फिल्टरिंग ट्रीटमेंट कॉल्ड डायलिसिस। तो कभी, अब जब ये जो डायलिस इसको क्या कहते हैं, जब इस कभी ये इसकी भी ज़रूरत पड़ती है ब्लड को फिल्टर करने की, ट्रीटमेंट अगर ऐसा देते हैं कि किसी भी तरीके से मैं नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड को फिल्टर करना ही है, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बाहर निकालने हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। डायलिसिस इज़ यूज टू क्लियर द चाइल्ड्स बॉडी टॉक्सिन। तो डायलिसिस में क्या किया जाता है, तो बच्चे की बॉडी से जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जो हार्मफुल होता है, जो उसके बॉडी में है, मतलब उसके ब्लड में, उसको बाहर करा जाता है। एंड बिल्ड, जो कि क्या हो रहा है, दैट बिल्डअप द किडनीज वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो क्या हो रहा है, उसके ब्लड में जमा हो रहे हैं और किडनी के द्वारा वो काम प्रॉपरली नहीं हो रहा फिल्टर करने का। तो कौन फिल्टर करेगा, उस कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिससे उसका ब्लड क्लीन किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, वो है डायलिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद है क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर जो होता है हैपन ओवर टाइम, यानी कि ये जो होता है टाइम लेता है, एकदम से नहीं होता है। वही अगर अक्यूट को अगर ना मिले ट्रीटमेंट तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉनिक में, ठीक है। लंबे समय से जो चलता हुआ आ रहा होता है ये वाली प्रॉब्लम, तो फिर वो रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड यूजुअली परमानेंट, और ये अक्सर क्या होती है, परमानेंट होती है। इट कैन कॉज बाई अक्यूट रीनल फेलियर। इसका भी कारण जो है अक्यूट रीनल फेलियर, जो हमने इससे फर्स्ट लाइन में देखा था वही है, दैट डजेंट इम्प्रूव, जिसको कि जो इम्प्रूव नहीं हुआ, यानी कि ठीक नहीं हुआ अक्यूट रीनल फेलियर, तब वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है, यानी कि बाय बर्थ बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है रीनल फेलियर से रिलेटेड, या कोई अदर ऑर्गन से रिलेटेड, जिसका कि इफेक्ट सीधे डायरेक्ट किडनी में पड़ रहा हो, तो उसकी वजह से भी ये कॉज होगी। या फिर अ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, या फिर कोई डिजीज़ की मतलब किडनी की कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, बीमारी है, ठीक है। फिर उसके अलावा है मेडिकेशन एंड डाइट, यानी कि कोई ऐसी दवाइयाँ या कोई ऐसी मतलब ऐसी डाइट ले रहे हैं, बच्चे को दी जा रही है, या कोई ऐसी मेडिकेशन उसकी चल रही है जो कोई बीमारी से रिलेटेड उसको मेडिकेशन दी जा रही है ठीक करने के लिए, तो उससे भी क्या होता है, कभी कभी धीरे धीरे किडनी पे असर पड़ता है, ठीक है। स्लो डाउन द किडनी, स्लो द डिक्लाइन द चाइल्ड्स किडनी फंक्शन। तो उन डाइट से या मेडिकेशन से भी किडनी का फंक्शन क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इसके कारण क्या है किडनी फेलियर के। तो इसमें क्या होता है कि इन अडल्ट और इन चाइल्ड दोनों में ही कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो बड़ों में तो सिर्फ दो कारण मेन होते हैं, कॉमनली कॉज बाय द डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर तो बड़ों की किडनी को इफेक्ट करेगा अगर ये, तो इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। और जब छोटे होते हैं बच्चे, उसको क्या करेगा, किडनी के फेलियर के बहुत सारे कारण होते हैं जो ये नीचे दिए हैं एक वन बाय वन। तो सटन जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ तो ऐसे होते हैं जो उनको माता पिता से मिलते हैं, अपने परिवार से ही मिलते हैं जेनेटिकली, ठीक है। जिसको वन आप बता सकते हैं ना कि जेनेटिक जो हेरिडिटी से मिलते हैं ऐसी बीमारियां, जो कि पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है, उसके द्वारा भी एक मेन कॉज तो ये होता है, जो कि फैमिली में ही रन हो रहा होता है। तो ये क्या करता है, किडनी में हार्म फैलाता है। अगर उनके परिवार में किसी को ऐसी प्रॉब्लम रही है तो बच्चों में भी होगी, तो वो उसकी किडनी को नुकसान पहुंचाएगी, अगर उसके बच्चे के अंदर ऐसा जीन पहुंच गया है किडनी को हार्म पहुंचाने वाला, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप पॉलीसिस्टिक किडनी दे सकते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी का मतलब होता है कि जो किडनी होती है उसमें बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, यानी कि गुब्बारे टाइप छोटे छोटे, जिसके के अंदर पॉली मतलब होता है ज़्यादा, सिस्ट मतलब तो आपको पता ही है कि छोटे छोटे, जैसे जब बर्न हो जाते हैं तो छाले जैसे वो पड़ जाते हैं ना, ब्लिस्टर जिसे बोलते हैं, छोटे गुब्बारे पानी के। तो उस तरीके के बहुत सारे ये सिस्ट हो जाती हैं किडनी के अंदर। तो उसमें पानी भरा होता है जो कि किडनी में ही जो होता है वो फुल हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, ठीक है। एक तो ये होगा। और दूसरा कारण क्या होता है, अल्पॉट सिंड्रोम। अल्पॉट सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम ये भी एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि क्या होता है कि ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, यानी कि जो परिवार से ही मिला होता है, फैमिली से ही, यानी कि या तो बच्चे के मतलब माता पिता किसी के जीन में रहे होंगे जो कि बच्चे को मिले हैं। तो उससे क्या होगा कि जो उसकी जो इसमें क्या होता है कि जो किडनी होती है, किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती है जो किडनी को खून पहुंचाने वाली, तो उसमें क्या होता है वो हो जाती हैं, उनका डिसऑर्डर होता है, यानी कि वो ठीक से काम नहीं करती हैं, या तो उनमें ब्लॉकेज आ जाएगा, या फिर वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है, स्वेल्ड हो जाती हैं,
हार्ड हो जाती हैं इस तरीके से। इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग लॉस, और ये हियरिंग लॉस की वजह से भी होता है। किसी किसी को कान सुनाई नहीं देता, प्रॉब्लम आती तो उसकी वजह से होगा, या फिर आँख की प्रॉब्लम की जब होती है तो उन दोनों के वजह से भी कभी कभी ये रीनल वाली प्रॉब्लम होती है। दूसरा हो गया बर्थ डिफेक्ट ऑफ द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि इसके वजह से, यानी कि बाय बर्थ जब डिफेक्ट होता है ना किसी भी चीज़ का, चाइल्ड की किडनी का, तो वो भी क्या करेगी, जो चाइल्ड किडनी होती है वो ठीक से काम नहीं करेगी। फिर है ग्लोमेरुलर डिजीज़। ग्लोमेरुलर डिजीज़ का मतलब होता है ग्लोमेरुलर, जैसे कि हम एग्जांपल पे ये वाली प्रॉब्लम ले सकते हैं। शायद मैंने ये आपको नोट्स दे दिए हैं वीडियो में, पर अगर नहीं दिए तो मैं दे दूंगी, आप बताइएगा कमेंट्स में। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होती है वो भी किडनी को क्या करती है, ये वाली जो प्रॉब्लम होती है, इससे भी किडनी के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जो फिल्टर होता है वो नहीं हो पाता किडनी में, यानी कि जो ये ग्लोमेरुलाई होती है ये क्या हो जाती है, इसमें इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो ये फिल्टर का काम जो कर रही होती है वो नहीं कर पाती है। अब जो कॉजेज होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से भी क्या होता है, अक्यूट क्रॉनिक दोनों तरीके की, या तो अक्यूट होगा और अक्यूट को क्योर ना किया जाए तो क्रॉनिक रीनल फेलियर कॉज हो जाएगा, तो उसमें भी कोई ये सारी कंडीशन है। तो ये कंडीशन का मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिकली, ठीक है। अब हम इसको अक्यूट को अलग देखेंगे, इसके कॉजेज, और क्रॉनिक के अलग देखेंगे, ठीक है, जो कि बच्चे पेपर में लिख सकते हैं। अगर अक्यूट के बारे में आएगा तो आप इनको लिखिएगा, लेकिन मैंने अक्यूट और क्रॉनिक दोनों का एक ही साथ वीडियो आपको दे दिया है, ठीक है, तो नोट्स भी दे दिए हैं। तो जो ये अक्यूट ऑफ सॉरी कॉजेज ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर में क्या क्या होता है, कॉज ये देख लेते हैं, कारण। तो इसमें होता है डिक्रीज ब्लड फ्लो, यानी कि कम मात्रा में जो होता है वो ब्लड पहुंच रहा होता है किडनी में, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम से वो किडनी में कुछ टाइम से ब्लड कम जा रहा है फिल्टर होने के लिए। तो एक तो ये कारण होता है, दिस में अकर फ्रॉम ब्लड लॉस। ये क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बॉडी में ही कम है ब्लड, तो वो किडनी में कम जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके भी कुछ कारण होते हैं, वो होते हैं ब्लड लॉस के। क्या कारण होते हैं, एक तो सर्जरी हो सकता है कि कोई ऑपरेशन हुआ बच्चे का, क्योंकि उसके शरीर में ब्लड ही कितना होता है ना, तो कभी कोई ऑपरेशन हुआ होता है, या फिर कभी उसको, या फिर शॉक, तो उसके वजह से भी ये कम जाएगा, ठीक है। हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो। एक दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्लॉकेज अलोंग द यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है उसी में किसी ना कहीं पे ना कहीं ना कहीं उसके ट्रैक में ब्लॉकेज आ गया है। तो यूरिन, जैसे ये किडनी है तो यहाँ पे क्या होता है, पेल्विस होता है, जहाँ से किडनी से फिल्टर होकर यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद वो जो होता है पतला होते हुए जाता है ऐसे करके, ये क्या बन जाती है, यूरिटर, जो कि क्या होती है, ब्लडर में यूरिन पास होता है, ब्लडर से फिर वो डायरेक्ट यूरिथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है यूरिन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसी ट्रैक में, या तो यूरिटर में होगा, या तो पेल्विक रीजन में होगा, या तो ब्लडर में, कहीं पर भी ब्लॉकेज हो जाएगा तो यूरिनरी ट्रैक में, तो भी ये कंडीशन होती है रीनल फेलियर की। उसके अलावा हीमोलाइटिक यूरेमिया, यूरेमिक सिंड्रोम। अब हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के नाम से ही लग रहा है कि ब्लड से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या होता है, ये इकोलाई इन्फेक्शन हो जाता है। तो इकोलाई इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। तो ये क्या करता है, किडनी को फेल करने में अपना पूरा, मतलब उससे किडनी फेल हो जाती है। कैसे हो जाती है, इकोलाई इन्फेक्शन से क्या होगा, जो किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं किडनी के अंदर की, और उसके जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है ना, तो वो क्या होगा, और उसमें, और ये बस ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है, यानी कि वो उनके ब्लड ठीक से नहीं पहुंच रहा नेफ्रॉन्स में, नेफ्रॉन भी ठीक से वर्क, अब जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो क्या काम करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। उसके अलावा है इंजेक्शन ऑफ सर्टन मेडिकेशन, यानी कि कुछ ऐसी मेडिकेशन जिसको के वजह से क्या होती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी के अंदर, यानी कि जो विषैला जिसे बोलते हैं ना, तो वो हो जाता है विषैला पदार्थ टाइप का कुछ ऐसे किडनी को मिलता है, जिससे कि क्या होता है, कुछ मेडिकेशन उसके लिए हार्मफुल होती है किडनी के लिए, तो अभी ये रीनल फेलियर की कंडीशन होती है। फिर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होती है, किडनी की एक टाइप की डिजीज होती है, बीमारी होती है, जिसमें कि ग्लोमेरुलाई का यूज होता है, मतलब जो अंदर हमारी जो टीनी ब्लड वेसल्स होती है ना, तो वो क्या काम करती है, फिल्टर का काम करती हैं। तो जब वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ये जो होती है, ये क्या हो जाती है, ग्लोमेरुलाई इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और इम्पेयर हो जाती हैं, जिससे कि किडनी की जो एबिलिटी होती है फिल्टर करने की वो नहीं हो पाती है, यानी कि अब वो क्या नहीं कर पाती है, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती हैं, और यूरिन का फॉर्मेशन फिर नहीं होगा। तीसरा है कि एनी कंडीशन एनी कंडीशन दैट में इम्पेयर द फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन एंड ब्लड, और कोई ऐसी बीमारी जिसमें कि जो ऑक्सीजन है और जो ब्लड है उसका जो फ्लो है, जो सीधे हार्ट को जाता है,
वो इम्पेयर हो जाता है, मतलब उसमें गड़बड़ हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है, ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो होती है ब्लड के थ्रू ही, ब्लड के साथ ही पहुंचती है ना, हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो जब कम हो जाएगा ब्लड आरबीसी, तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, उसका फ्लो भी कम हो जाएगा। तो किडनी में अगर ये हो रहा, ऑक्सीजन भी कम जा रही, ब्लड भी कम जा रहा है, तो उससे क्या होगा, मतलब हार्ट में, हार्ट की कोई डिजीज है जैसे कार्डियक, ये आप लिख सकते हैं जैसे कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन और ब्लड का लेवल दोनों का कम हो जाता है, तो जिसका सीधा इफेक्ट किडनी में पड़ सकता है। ठीक है। अब है क्रॉनिक रीनल फेलियर के कारण, वो तो हम अक्यूट के पढ़ रहे थे। अब क्रॉनिक के क्या है कि प्रोलॉन्ग यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि लंबे समय से जो ट्रैक है यूरिनल का, वो यूरिनरी का, तो उसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट आ गई और ब्लॉकेज आ गया। ठीक है। अल अल्पॉट सिंड्रोम जो मैंने अभी पढ़ाया, अभी हमने इससे फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि वो क्या होता है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर, यानी कि फैमिली से, माता पिता से मिला हुआ ऐसी बीमारी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके वजह से भी हो सकता है डेफनेस, और डेफनेस हो सकता है, और प्रोग्रेसिव किडनी डैमेज हो सकती है, और आई डिफेक्ट्स हो सकता है। तो अल्पॉट सिंड्रोम में इसके वजह से ये होता है किडनी डैमेज। ठीक है। फिर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि मतलब क्या होता है, दैट हैज़ सेवरल डिफरेंट कॉजेज। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसके कि बहुत सारे कॉजेज होते हैं। ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय द प्रोटीन इन द यूरिन। अब इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ये शायद मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। तो इसमें क्या होता है कि यूरिन में ज़्यादा प्रोटीन आउट हो जाता है, क्योंकि फिल्टर नहीं हो रहा, तो यूरिन से प्रोटीन आउट हो जा रहा है। अगर यूरिन से प्रोटीन आउट हो रहा है यूरिन के साथ, तो क्या होगा, ब्लड में कम होगा प्रोटीन। ठीक है। तो ब्लड में कम, यूरिन में ज़्यादा, तो ये होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो और क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है इसमें, और टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है, जिसका सीधा असर किडनी में पड़ता है, और अक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन हो जाती है। अगर उसे क्योर ना किया जाए तो फिर डायरेक्टली क्रॉनिक कंडीशन में वो चेंज हो जाता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में। फिर है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो हमने अभी कॉजेज में पहले देखे थे कि इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ न्यूमरस सिस्ट फिल्ड विथ फ्लूइड। इसमें वही जैसे मैंने बताया था, गुब्बारे टाइप के जो होते हैं ना, छोटे छोटे बने होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें फ्लूइड भर जाता है, इसी को सिस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी जो ग्रोथ होती है, बहुत सारे बन जाते हैं किडनी में, तो उसके वजह से भी किडनी का काम अल्टर्ड हो जाता है, उसको मतलब ब्लॉक कर देते हैं, किडनी के काम को रुकावट पैदा करते हैं, जिससे कि किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। फिर है सिस्टिनोसिया, सिस्टोनोसिस। तो सिस्टोनोसिस भी इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी कि ये भी फैमिली में बच्चों को मिली होती है, फैमिली में किसी पेरेंट्स से ही। तो इसमें क्या होता है कि जो एमिनो एसिड सिस्टेइन होता है ना, एमिनो एसिड सिस्टाइन क्या होता है, एक कॉमन प्रोटीन बाइंडिंग कंपाउंड होता है, यानी कि जो प्रोटीन को बाइंड करके रखता है, ऐसा कंपाउंड होता है। तो इसमें, इस सिस्टेन में क्या होते हैं, बहुत सारे ये अक्यूमुलेट्स होते हैं विद इन द स्पेसिफिक सेलुलर बॉडीज ऑफ द किडनी। तो ये जो ऐसे सिस्टाइन होते हैं, ये जो हमारी किडनी बॉडी होती है ना, स्पेसिफिक जो सेलुलर बॉडीज होती हैं किडनी की, उसमें ये जमा हो जाते हैं, जिसको कि ये बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें कि किडनी फेल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो बच्चों में व्हाट आर पीडियाट्रिक सीकेडी स्टेजेस। सीकेडी का मतलब क्या होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक है। तो ये, इसको हम देखेंगे, इसकी कुछ स्टेजेज होती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल किडनी फाउंडेशन, यानी कि जो नेशनल किडनी फाउंडेशन है, उनके अनुसार जो नॉर्मल रिजल्ट है, रेंज है, मतलब कितना रेंज तक का उसका फिल्टर होना चाहिए किडनी की, ग्लोमुलर जो है वो है, ग्लोमुलर फिल्टर रेट जो होता है, GFR भी जिसे बोलते हैं, 90 to 120 ml पर मिनट। तो ये इसका नॉर्मल रेंज होती है, तो रिजल्ट। ठीक है। तो ओल्डर पीपल में लेकिन ये क्या हो जाती है, नॉर्मल GFR लेवल जो होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू अडल्ट। क्योंकि क्यों होती है कम, क्योंकि GFR उनकी क्या होती है, एज के साथ कम होती चली जाती है, क्योंकि जो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फंक्शन जो होते हैं बॉडी के क्या हो जाते हैं, स्लो होते चले जाते हैं। द सीवियरिटी ऑफ क्रॉनिक डिजीज इस पर क्या होती है, प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कैसी है, क्रॉनिक कितनी तक क्रॉनिक हो चुकी है, कितनी तक किडनी का जो काम है वो अल्टर्ड हो चुका है, ख़राब हो चुका है, वो GFR रेट को मेज़र करके पता चलता है। ठीक है। तो अब मेजरमेंट ऑफ हाउ इफेक्टिवली द किडनी आर फिल्टरिंग ब्लड। तो मेज़र करने से ये पता चलता है कि किडनी कितना इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। ये देखिए स्टेजेज हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देती हूँ। ठीक है।
देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल किडनी फाउंडेशन देयर आर 5 स्टेजेज ऑफ सीकेडी। तो नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार 5 स्टेजेस दी गई है सीकेडी की। तो उसमें फर्स्ट स्टेज है किडनी डैमेज विथ नॉर्मल और इंक्रीज जीएफआर रेट, यानी कि जो किडनी का इतना डैमेज हो चुका है कि अभी इतनी डैमेज नहीं हुई है, उसमें क्या हो रहा है कि या तो वो नॉर्मल काम कर रही है या फिर उसकी जो जीएफआर रेट है वो इंक्रीज हो गई, कितनी, मोर देन 90। ठीक है, तो ये हो चुका है उसमें, यानी कि सामान्य या बढ़ी हुई जेएफआर रेट के साथ गुर्दे की क्षति, यानी कि गुर्दे की क्षति तो है ही है, किडनी की डैमेज तो है ही है, लेकिन कितनी है, मोर देन 90। जैसे अभी हमने देखा था 90 to 120, मतलब अभी भी इसने पकड़ा हुआ है नॉर्मल रेंज को। ठीक है, अब है सेकंड, है स्टेज सेकंड, जो किडनी डैमेज हुई है माइल्ड डिक्रीज जीएफआर। अब इसमें क्या हुआ, ये माइल्ड डिक्रीज जीएफआर के साथ, यानी कि हुआ तो है लेकिन थोड़ा कम हुआ है। तो किडनी का जो जीएफआर रेट है वो 60 to 89, यानी कि इससे 1 कम हो गया, नॉर्मल से अब थोड़ी कम आ गई है। तो ये किडनी इतनी तक डैमेज हो गई है, तो इसको बोलेंगे स्टेज सेकंड, जब इतना आएगा मेजरमेंट। फिर किडनी स्टेज थर्ड में क्या होता है, मॉडरेट जीएफआर रेट। अब ये क्या हुआ, ये भी मध्यम प्रकार का बीच का जीएफआर रेट है, जिसमें कि जो जीएफआर रेट कम हो जाता है वो हो जाता है 30 to 59। अब देखिए 90 से 59 तक पहुंच गया मेजरमेंट। तो ये हो गई स्टेज थर्ड। अब स्टेज फोर क्या होती है, सीवियर इंक्रीज जीएफआर, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका डैमेज हो रहा है सीवियरली, तभी तो उसकी जो है 15 to 29 मेजरमेंट आ रहा है जीएफआर रेट का। तो क्या हो गया, स्टेज फोर मानी जाएगी। स्टेज फाइव में क्या होता है, किडनी फेलियर। अब किडनी बिल्कुल कम हो गई है, फेल हो गई है, जीएफआर रेट उसकी क्या हो रही है, 15 से भी नीचे जा रही है, लेस देन 15। तो इसका मतलब ये स्टेज फाइव में पहुंच चुका है। ठीक है, तो हेल्थ कंडीशन दैट कैन इम्पैक्ट स्टेज फाइव, ये जो पांचों स्टेजेस को प्रभाव डालती है, वो कुछ हेल्थ की कंडीशन होती है जिससे कि ये किडनी के जो सीकेडी है, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसमें इफेक्ट डालती है। एक तो हो गया डायबिटीज़, अगर पर्सन को डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, माता पिता से मिली हुई जो बीमारियां होती हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी क्या होता है, अपना ही इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपनी हेल्दी सेल को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना। फिर हो गया सिम्टम, यानी कि लक्षण देखते हैं, अभी हमने देखे थे कॉजेज दोनों के, अब हम देखते हैं सिम्टम, लक्षण। तो इसमें क्या होता है कि द सिम्टम ऑफ अक्यूट क्रोनिक रीनल फेलियर जो होते हैं दोनों के अलग अलग होते हैं, दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। तो इसमें नीचे कुछ, द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम अक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, दोनों के जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो नीचे देते हैं अभी, अक्यूट के भी क्रॉनिक के भी। हाउएवर ईच चाइल्ड में एक्सपीरियंस सिम्टम डिफरेंटली, हालांकि जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इन सिम्टम को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि फीवर होता है तो कोई तो फीवर में चलते फिरते काम करते रहते हैं, कोई होते हैं जो थोड़े से अगर नॉर्मल से भी ऊपर पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा लेजी टाइप या बहुत ज़्यादा वो सिक हो जाते हैं ना। तो वही इसमें भी क्या होता है, बच्चे उसको अपनी तरीके से वो उनको एक्सपीरियंस करते हैं। अक्यूट सिम्टम में, अब अक्यूट के क्या है, अक्यूट रीनल फेलियर के क्या लक्षण हो सकते हैं, तो सिम्टम ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर डिपेंड लार्जली ऑन द अंडरलाइन कॉज। तो ये इन कॉजेज पे डिपेंड करता है अक्यूट ये रीनल फेलियर के सिम्टम, लक्षण। तो इसमें हो गया हेमरेज, यानी ब्लीडिंग हो रही है, या फीवर है, या फीवर के साथ रैशेस भी हो रहे हैं बॉडी में, और ब्लड ब्लड का डायरिया, यानी कि ब्लड के साथ जो है वो डायरिया हो रहा है, यानी कि कहीं से भी कुछ ब्लड भी नुकसान हो रहा है। सीवियर वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग है तो इलेक्ट्रोलाइट वेस्ट होंगे, वेस्ट हो रहे हैं, ब्लड भी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, रैशेस हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, तो ये इस वजह से भी ये होता है। देन एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, नो यूरिन आउटपुट, या तो बिल्कुल से नहीं होगा या तो यूरिन आउटपुट हाई होगा। और क्या होता है कि हिस्ट्री ऑफ द रिसेंट इन्फेक्शन, अगर उनकी हिस्ट्री ली जाती है, मेडिकल हिस्ट्री, जब कोई भी कहीं जाता है तो उनसे पूछा जाता है ना, कब से बीमार हो, क्या है, क्या ट्रीटमेंट लिया, कितना टाइम हो गया, उसको बोलते हैं मेडिकल हिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है, रिसेंटली उसको क्या हुआ होता है, कोई इन्फेक्शन हुआ था, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हुआ हो या कुछ भी, अस्थमा वगैरह। पेल स्किन होती है, या फिर हिस्ट्री ऑफ टेकिंग सडन मेडिकेशन, या उसने कोई दवाइयाँ ली होती, ऐसे कोई बीमारी हुई होगी और उसके लिए उसने मेडिकेशन ली होगी ट्रीटमेंट के लिए। और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, और उससे हिस्ट्री में पूछा जाएगा कभी चोट तो नहीं लगी। और स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू, और टिश्यू में इन्फ्लेमेशन देखा जाएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ द आई, आई का इन्फ्लामेशन भी अगर हुआ है तो हिस्ट्री में पता चलेगा। और डिटेक्टेबल एब्डोमिनल मास, और एब्डोमिनल मास उसका देखा जाएगा कि कितना, मतलब उसको
पेट में पानी वगैरह इस तरीके से असाइटिस जिसे कह सकते हैं हम। और एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स और टॉक्सिक सॉल्वेंट, कि वो कैसे उनके जो जहरीली चीज़ें हैं, कुछ मेटल हो सकते हैं, कुछ सॉल्वेंट हो सकते हैं, चाहे वो द्रव हो चाहे वो मेटल में हो, उसके टच में कैसे बच्चा आ रहा है या कोई किस तरीके से वो उसके टच में है। देन क्रॉनिक सिम्टम, अब क्रॉनिक सिम्टम लक्षण कैसे होंगे, पुअर एपेटाइट होगी, वॉमिटिंग होगी, बोन पेन होगा, हेडेक होगा, यानी कि सर में दर्द, हड्डियों में दर्द, उल्टियाँ, भूख ना लगना, और ग्रोथ का रुक जाना, यानी कि वो अब उनकी लंबाई चौड़ाई जो बढ़ती है ग्रोथ, वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, फिजिकली वो फिट अनफिट है, मतलब एज के हिसाब से नहीं हो पा रही है। मलेज होना, यानी कि सिकनेस टाइप की, हर समय बीमार बीमार ड्राउजी टाइप के रह रहे हैं। हाई यूरिन आउटपुट, यानी कि या तो यूरिन का आउटपुट ज़्यादा हो रहा है या फिर नो हो रहा है, ये तो दोनों में ही सेम है। फिर है रिकरेंट यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, और उसको क्या हो रहा है, रिकरेंट, यानी कि यूरिनरी जो ट्रैक्ट हो रहा है वो बार, यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है वो बार बार हो रहा है। जैसे ये यूरिनरी ट्रैक है ना पूरा, तो कहीं ना कहीं पे उसको इन्फेक्शन पहुंच जाता है यूरिथ्रा के थ्रू। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और क्या हो रहा है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बार बार उसको अच्छी से एक बार में क्लियर नहीं हो रही, बार बार जाना पड़ रहा है। पेल स्किन, पीली पीली स्किन, मतलब नॉर्मल से थोड़ी हल्का कलर हो जाएगा, और उसकी सांस भी ठीक से नहीं हो पाएगी, और सुनने में भी परेशानी होगी। डिटेक्टेबल एब्डोमिनल मास, टिश्यू स्वेलिंग और इरिटेबिलिटी। पुअर मसल्स टोन होगी उसको, ठीक है, मसल्स भी मतलब जब प्रोटीन सारा बाहर निकल जा रहा तो ऑब्वियसली मसल्स भी उसकी हेल्दी नहीं होगी। चेंजिंग इन मेंटल अलर्ट, ये जो अलर्टनेस है वो भी मैं चेंज हो जाएगा उसका, मतलब कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी। एंड देन द सिम्टम ऑफ द acute एंड chronic renal failure में रिजेंबल अदर कंडीशन ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम, और इन दोनों के जो सिम्टम होते हैं ये दूसरे से भी मैच हो सकते हैं अदर मेडिकल प्रॉब्लम से। तो ऑलवेज कंसल्ट चाइल्ड डॉक्टर फॉर अ डायग्नोसिस, और तो हमेशा क्या करना चाहिए, डॉक्टर जो होते हैं उनसे परामर्श लेना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, और इसको अच्छे से डायग्नोस करना चाहिए, अपने मन से कोई मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और डायग्नोसिस में क्या करेंगे, इन एडिशन टू फिजिकल एग्जामिनेशन, अब देखो इसके साथ फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ये तो ली जाती है, इसी के साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी करनी पड़ेंगी डॉक्टर को, ताकि वो क्या करे, ये अच्छे से पता चल पाए कि उसको ARF या CRF है। ARF मतलब अक्यूट किडनी रीनल फेलियर, और CRF मतलब क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। तो इसके साथ ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट में से पता चलेगा कि ब्लड का काउंट कितने हैं, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल पता चलेगा कि कितने उसके लॉस हो रहे हैं, और किडनी का फंक्शन पता चलेगा कि किडनी कितना तक काम कर रही है। फिर यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट से भी पता चलेगा कि कितना उसके इलेक्ट्रोलाइट बाहर वेस्ट हो रहे हैं, उसका काम किडनी का फिल्टर नहीं हो रहा है कितना तक, ये सब पता चलेगा। फिर एक्सरे टेस्ट करेंगे, जिसमें कि क्या होती है, इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है डीम, जो कि प्रोड्यूस की जा, जो क्या करती है, इमेजेस को, जो इंटरनल टिश्यू होते हैं ना, जो हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, तो वो एक्सरे के थ्रू उसकी इमेज हमारे सामने आ जाती है, इंटरनल टिश्यू की, बोन की, ऑर्गन की फिल्म, तो वो एक फिल्म में आ जाती है, जिसको कि देख के पता चलता है कि किडनी का कितना तक का वो डैमेज हो चुकी है। फिर है बोन स्कैन, बोन स्कैन में क्या किया जाता है कि जो न्यूक्लियर इमेजिंग मेथड के थ्रू इवाल्वेट किया जाता है कोई भी डिजेनरेटिव, यानी कि हड्डी जो डिजेनरेट हो रही है, ख़राब हो रही है, वहाँ से हट रही है, और या फिर उसको अर्थराइटिस हो रही है, चेंज उसके जो जोड़ वोड़ हैं उसमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बोन की कोई बीमारी हो रही है, उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, उसको डिटेक्ट करेंगे, कोई ट्यूमर तो नहीं हो रहा है, डिटरमाइन करेंगे उसकी कॉज बोन पेन की और इन्फ्लामेशन की कि क्यों हो रहा है, तो बोन का भी इसलिए स्कैन करना पड़ेगा। फिर है रीनल अल्ट्रासाउंड, रीनल अल्ट्रासाउंड को सोनोग्राफी भी कहते हैं, तो इसमें देखना पड़े, ये एक नॉन इन्वेसिव, यानी कि इसमें कोई, नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है कोई भी बिना किसी कट के ये, मतलब आराम से ये किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो ट्रांसड्यूसर्स होता है, ट्रांसड्यूसर को क्या किया जाता है, पास किया जाता है ओवर द किडनी में, और वो क्या करता है, साउंड वे को प्रोड्यूस करता है। जो साउंड वे होती हैं वो एक बाउंच ऑफ किडनी, यानी कि किडनी में क्या करेंगी, वो एक बाउंच सा बनाएंगी, मतलब हलचल पैदा करेंगी, जिससे कि ट्रांसमिट उसकी जो पिक्चर होती है वो उस ऑर्गन की जहाँ पर किया जाता है ये CT स्कैन, वो वीडियो में स्क्रीन में दिखेगा, जिसको कि उसकी जो वीडियो दिख रहा है ना हलचल होते हुए स्क्रीन पे, तो डॉक्टर उसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं, और ये टेस्ट जो होता है ये क्या पता लगाता है, डिटरमाइन करता है साइज एंड शेप ऑफ द किडनी, किडनी का साइज कितना है, शेप कैसा है, क्योंकि अगर उसमें डैमेज हो रही है तो वो अपने साइज से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा उसका साइज, है ना, नॉर्मल नहीं रहेगा। एंड टू डिटेक्ट अ मास
और उसके जो एक्स्ट्रा ग्रोथ पैदा हो रही है या स्टोन हो रहा है किडनी में, सिस्ट है कितने तक का, और अदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट है, एबनॉर्मलिटी है, वो पता चल जाता है इससे। ठीक है। फिर है ईसीजी और ईकेजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इससे हार्ट की एक्टिविटी पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वो स्लो एबनॉर्मल रिदम उसको वो है या नॉर्मल है, डिटेक्ट करेंगे हार्ट की मसल्स की डैमेज कितने तक हो चुकी है, क्योंकि प्रोटीन सब आउट हो रहा है ना। फिर रीनल बायोप्सी करेंगे। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, एक टिश्यू लेते हैं सैंपल के लिए किडनी का सर्जरी के द्वारा, और फिर उसको कहाँ भेजते हैं, एग्जामिन के लिए अंडर माइक्रोस्कोपी लैब में भेजा जाता है। ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट आते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर विल बी डिटरमाइन बाय योर चाइल्ड्स डॉक्टर बेस्ड ऑन, जो डॉक्टर होते हैं बच्चे के वो क्या करते हैं, रीनल फेलियर का ट्रीटमेंट करते समय इनको ध्यान में रखते हैं कि बच्चे की एज सबसे पहले, कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी एज कैसी है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसी के बेसिस पे वो ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, जो कि ये झेल पाएँ। फिर है उसकी एक्सटेंट ऑफ डिजीज़, डिजीज़ कितना तक बढ़ चुकी है, फैल चुकी है, टाइप ऑफ डिजीज़, अब अक्यूट है कि क्रॉनिक है, ये देखना पड़ता है। देन चाइल्ड टॉलरेंस, अब फॉर स्पेसिफिक मेडिकेशन, जो मेडिकेशन मिल रही है चाइल्ड उसको टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं, जो प्रोसीजर किया जा रहा है चाइल्ड उसको टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं, थेरेपी जो उसे दी जा रही है वो भी टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं, वो उसकी टॉलरेंस पावर को देखते हुए ये प्रोसीजर और ये थेरेपीज और मेडिकेशन उसको बच्चे को देनी पड़ती है। एक्सपेक्टेशन फॉर द कोर्स ऑफ द डिजीज़, और फिर उसके बाद जो डिजीज़ है उसकी जो एक्सपेक्टेशन फॉर द को, अब उस जो बीमारी है उसको क्या करना पड़ता है कि इस उम्मीद से कि जो गुर्दे की जो खराब हो चुके हैं वो जल्दी से जल्दी सही हो, तो वो इन ट्रीटमेंट पे निर्भर करता है। ट्रीटमेंट फॉर अक्यूट रीनल फेलियर डिपेंड ऑन, अब अक्यूट फेलियर का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है अंडरलाइन कॉजेज पे, जो कि इस तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन, अगर हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा बच्चे का, अगर वो करने लायक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड, अगर वो लार्ज वॉल्यूम में देना है तो वो हॉस्पिटल में ही हो सकता है उसको, कि रिप्लेस जो ब्लड वॉल्यूम को ताकि वो रिप्लेस कर सके, तो आईवी फ्लूइड उसको लार्जली देना होता है। फिर उसका डायबिटिक थेरेपी और मेडिकेशन देनी होती है ताकि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाए। उसको क्लोज मॉनिटरिंग में रखना पड़ता है इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज द पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम, तो ये वेस्ट ना हो इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। फिर मेडिकेशन में क्या करना पड़ता है जिससे कि वो ब्लड को कंट्रोल कर पाए, तो ऐसी मेडिकेशन भी उसको देनी पड़ती है। स्पेसिफिक डाइट इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सॉल्ट वगैरह इसमें रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, या पिंच ऑफ सॉल्ट जितना भी डॉक्टर कहें उतना हो सकता है। इन सब केसेस चिल्ड्रन में डेवलप सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, अब ये जो कंडीशंस हैं इसमें बच्चे का क्या होता है, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता है, हो सकता है। ठीक है। और चाइल्ड में ऑल्सो डेवलप फ्लूइड ओवर, और चाइल्ड में क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट तो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, साथ हो सकते हैं साथ में ही उसका जो फ्लूइड है वो ओवरलोड हो सकता है उसके बॉडी में। ठीक है, यानी कि जमा हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, अब क्रॉनिक रीनल फेलियर के ट्रीटमेंट क्या है, ये डिपेंड करते हैं उसकी डिग्री पे कि किडनी का फंक्शन कितनी डिग्री तक का जो है अल्टर्ड हुआ है और कितना उसका बचा हुआ है। तो ट्रीटमेंट में इंक्लूड मेडिकेशन, उसको सबसे पहले तो मेडिकेशन देनी पड़ेगी ताकि क्या हो सके, हेल्प विथ ग्रोथ और प्रिवेंट बोन डेंसिटी लॉस, ये जितनी भी प्रॉब्लम अभी हमने पढ़ी थी उससे बचाने के लिए मेडिकेशन दी जाती है, ताकि किडनी में कोई मतलब वो अपना काम जितना उसका चल रहा है वो प्रॉपरली होता रहे। डायबिटिक थेरेपी और मेडिकेशन, तो डायबिटिक थेरेपी इसलिए दी जाती है ताकि आउटपुट जो होता है इंक्रीज हो सके, और मेडिकेशन दी जाती है उसको। ठीक है। और क्या किया जाता है, स्पेसिफिक डाइट रिस्ट्रिक्शन, जो भी सॉल्टी डाइट होती है इस तरीके से उसको नहीं दी जाती है। इसका फिर ट्रीटमेंट में ये भी आता है डायलिसिस लास्ट में, लास्ट तो नहीं मतलब लास्ट से जस्ट पहले, कि अगर फिर भी किडनी काम नहीं कर रही, फिल्टर नहीं कर रही, तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है ना, इसके थ्रू ब्लड को क्या किया जाता है, पूरे बॉडी से, बच्चे के बॉडी से इस तरीके से ये आउट हो गए और यहाँ पे फिल्टर होगा, और फिल्टर होकर दोबारा से ये बच्चे की ही बॉडी में वापस चले जाएगा। तो इस तरीके से ये डायलिसिस का भी काम अपना चलता रहता है। तो डायलिसिस दो तरीके की होती है, एक हीमोडायलिसिस होती है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है, बच्चे के ब्लड को क्या करती है, ये आउट करती है, जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, थ्रू द फिल्टर से, जो कि अभी सब ये डायलिजर बोलते हैं इसको, डायलिसिस की मशीन को, जो कि आर्टिफिशियल किडनी भी आप बोल सकते हैं। तो ये किडनी की तरह ही काम करती है, बॉडी से बच्चे के ब्लड को क्या करती है, पूरे पंप करती है बाहर उसी मशीन में,
पाइप के थ्रू, और फिर उसमें से क्या करती है, उसको फिल्टर करती है। चाइल्ड विल नीड दिस ट्रीटमेंट अ फ्यू टाइम ईच वीक। और चाइल्ड को क्या करना है कि ये जो ट्रीटमेंट है डायलिसिस का, इसको सप्ताह में उपचार के लिए देना है जब जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या किया जाता है, एक स्पेशल जो सोल्यूशन होता है उसको प्लेस किया जाता है एब्डोमिनल, बच्चे के एब्डोमेन में, यानी कि जो पेरिटोनियल कैविटी वहाँ पे, ताकि वो क्या कर सके, जितना भी वेस्टेज है उसको क्या कर पाए, सोक कर पाए, यानी कि अपने अंदर ले, ठीक है, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है और जो भी टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है। और ये सोल्यूशन जो होता है ये फिर क्या होता है, एब्डोमेन से ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस ऑफ द ड्रेनेज एंड सोल्यूशन एंड एडिंग मोर सोल्यूशन कैन बी रिपीटेड ओवर एंड ओवर एट द होम वाइल चाइल्ड स्लीप। जब बच्चा सो रहा होता है तो वो इरिटेट नहीं होता है, इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए एक बैग है, स्पेशल टाइप का सोल्यूशन है। अब इसको पेरिटोनियल कैविटी में ये जो कैथेटर के थ्रू पास किया जाता है, यहाँ पे ये कनेक्टर होता है कैथेटर के पास, ताकि इसको ओपन करना है, कितना देना है, तब इसको किया जाता है यूज़, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्लोज करके डिस्कनेक्ट करके इसको ड्रेनेज भी बैग होता है, इसको ड्रेनेज साइड के लिए ओपन किया जाता है। तो जितना ये होता है धुलाई हो जाती है इसकी, तो इसको वापस से थोड़ी देर छोड़ के वापस ड्रेन किया जाता है, ताकि जितना भी मटीरियल गंदा हुआ है वो सब बाहर आता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, और इसको रिपीट करते रहते हैं फिर स्पेशल टाइप के सोल्यूशन से। फिर है किडनी ट्रांसप्लांटेशन लास्ट में। तो मोस्ट चिल्ड्रन विथ रीनल फेलियर आर फॉलोड अ पेरिटोन, ये जो पीडियाट्रिशियन एंड नेफ्रोलॉजिस्ट। तो किडनी की जब प्रॉब्लम होती है तो इसको जो पीडियाट्रिशियन होते हैं और जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको मतलब रीनल फेलियर की प्रॉब्लम को चेकआउट करते हैं। एंड डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिसऑर्डर और डिजीज़ ऑफ द किडनी, और वो डॉक्टर जो कि किडनी डिजीज़ के लिए और किडनी डिसऑर्डर के लिए स्पेशलाइज होते हैं वो इसको देखते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद हो गया ट्रीटमेंट, किडनी का जो ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो होती है वो सर्जरी के थ्रू ही जो किडनी होती है उसको उसकी प्रॉपर प्लेस पे डाला जाता है। तो जो हेल्दी किडनी होती है उसको इनसाइड द बेबी, जो भी बच्चे हैं उसके साथ हेल्दी बेबी के बच्चे के जो किडनी का ट्रांसप्लांट उसकी जगह पे कर दिया जाता है, किडनी के जगह पे उसकी बॉडी पे, ठीक है। और किडनी जो होती है वो कहाँ से ली जाती है, उसके लिविंग जो डॉक्टर होते हैं, डोनर होता है, मतलब या तो वो जिंदा है और अपनी किडनी को डोनेट करते हैं ना, कितने पेरेंट्स देखा होगा कि न्यूज़ में भी कि उन्होंने अपने बच्चे के ऑर्गन डोनेट किए, तो उसमें अगर कोई हेल्दी किडनी मिल जाती है तो वो डोनेट उसी समय की जाती है, या रिसेंटली जब वो डाई होता है या फिर किसी की अपने आप से डोनेट किया जाता है, मिल जाता है। तो आफ्टर अ किडनी ट्रांसप्लांट चाइल्ड विल नीड टू टेक मेडिकेशन। और ट्रांसप्लांट के बाद बच्चे को मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है, और श्योर करना होता है कि किडनी जो होती है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन भी, कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, चाइल्ड केयर टीम जो होती है इसको मॉनिटर करती है बच्चे को, कॉम्प्लिकेशन को रीनल फेलियर के, और इसको क्या करती है, इसका ट्रीटमेंट करती है। ये बहुत ज़रूरी है, जब उसको कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी करती है। तो जो चाइल्ड जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम होती है जो इसको कॉम्प्लिकेशन को चेक करती है, बच्चे को देखती है, तो वो होते हैं पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, उसमें पीडियाट्रिशियन होते हैं, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, और कौन होते हैं, ट्रांसप्लांट जो सर्जन्स होते हैं वो होते हैं, और भी अदर वर्कर जो साथ में रहते हैं वो सारे लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। ये होती है मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम होती है, जो कि एक साथ क्या करती है, काम करती है, एड्रेस करती है एनी फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, और इनको पहचानने में एड्रेस करती है, पता लगाती है। जैसे कि एनीमिया है, एनीमिया में अब जब किडनी डैमेज हो जाती है तो वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन। तो अगर वो इरिथ्रोपोइटिन को, जिसके हेल्प से आरबीसी बनती है, वो नहीं होती है, तो फिर इसको इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, उसको हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं इरिथ्रोपोइटिन के। फिर है ग्रोथ प्रॉब्लम, अगर किडनी नॉर्मली जो होती है, नॉर्मली हेल्प टू रेगुलेट फॉस्फोर एंड कैल्शियम। तो किडनी जो होती है फॉस्फोरस और कैल्शियम लेवल को क्या करती है, रेगुलेट करती है बच्चे की बॉडी में। अगर ये इफ़ेक्ट हो जाती है, किडनी अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाती, तो उनकी जो बोन की जो ग्रोथ होती है वो अफेक्ट करती है, उसमें ठीक से नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेडिकेशन देंगे उनको, इंजेक्शन देंगे, जो कि उनके बोन के जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा। फिर है वीकेंड इम्यून सिस्टम, जैसे कि हमने बोला था ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी एक कॉज है।
तो ये इससे क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वीक हो जाता है। तो वेस्ट बिल्डअप इन चाइल्ड बॉडी, तो इससे क्या होता है, जितना भी वेस्टेज होता है चाइल्ड की बॉडी में जमा हो जाता है। इट कैन, जो ये इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इट कैन मेक योर चाइल्ड मूव वनरेबल टू इलनेस। और जो ये क्या कर सकता है, बच्चे को और ज़्यादा कमज़ोर बना सकता है बीमारी के लिए ना। अब उसको जल्दी से बीमारियां भी कैच करेंगी, तो उसके लिए इसको वैक्सीनेशन दे के क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ इंजेक्शन दे के प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन के, ठीक है। फिर लर्निंग और डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टीज़, अगर बच्चे में ये वाली प्रॉब्लम है रीनल फेलियर की, तो वेस्टेज इन द ब्लड, अगर उसका ब्लड वेस्ट हो रहा है, कैन स्लो डाउन नाउ ब्रेन फंक्शन। तो क्या होगा, ब्लड कम होने से उसका जो नर्व सिस्टम होता है, जो कि सारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है, तो ब्रेन भी अपना काम करना और नर्व भी अपना काम करना दोनों स्लो कर लेंगे, तो उसका जो कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी होगी उसको। दिस दिस में मेक इट हार्ड ऑफ योर चाइल्ड टू कंसंट्रेट और डेवलप सर्टन स्किल। तो वो जल्दी से पढ़ना लिखना और कुछ जो चीज़ें उसको आप लोग सिखाएंगे, बच्चे को कुछ लर्निंग स्किल जो बताई जाती है वो अच्छी से जल्दी से कैच नहीं कर पाता, तो डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टीज भी उसको सीखने में आती हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, कमेंट भी करिए जी। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में बेल आइकन को जब दबा दीजिए, जिससे कि ये जो भी वीडियो इसमें पड़ती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाता है, यूट्यूब उसमें मेहनत नहीं करता है, तो ये प्लीज़ ये आप काम करिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।